हेलो बच्चों। आप सब कैसे हैं? और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग 11वीं क्लास का पहला चैप्टर हम लोग अपना कंप्लीट कर चुके हैं बहुत अच्छे से, और हमने उसमें सारी स्थितियां पढ़ी। क्लियर है बच्चों? आज सेम उसी दिशा में हम लोग अपना दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और बच्चों, इस दूसरे चैप्टर के अंदर हम लोग 1950 से लेके 1990 के बीच जो भी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की चीजें हैं, हम उसका अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार हमने पहले चैप्टर में अपना देश अब आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो उससे पहले यानी कि 200 वर्ष वो औपनिवेशिक शासनकाल के अंदर जो भी हर क्षेत्र में आपके परिवर्तन हुए थे, या फिर जो भी हमारी मूलभूत आपकी विशेषता थी अर्थव्यवस्था की, उनका हमने अध्ययन किया। और साथ में हमने ये भी देखा था बच्चों पहले चैप्टर में कि ऐसी कौन सी आपकी नीतियां बनी जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर आपका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। क्लियर हो गया? आजादी के बाद जब सब चीजें हमारे हाथ में हो गई, तो नीति जाहिर सी बात है कि हमें अपने सुख देने वाली और अच्छी बढ़ावा और आपका समृद्धि देने वाली होंगी। तो उसी दिशा में हम लोग 1950 से लेकर और 1990 के बीच में हमारा जो अर्थव्यवस्था का जो आपका दौर रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का, उस दौर का हम लोग अध्ययन करेंगे। और हम लोग देखेंगे कि ऐसी कौन सी योजनाएं थी, क्या चीज थी जो आपकी अपनाई गई और जिससे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली और दशा मिली। क्लियर है बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अपनी किताब कॉपी पेंसिल आप लोग लेके बैठे होंगे। अगर जहां आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, और साथ में मैं भी आपको बताता चलूंगा कि इस चीज को आप अंडरलाइन करिए, या मैं जहां अंडरलाइन करता हूँ या किस चीज को गोल करता हूँ, तो आप कोशिश कीजिए उस चीज को आपको ज्यादा ध्यान देना है कि वो महत्वपूर्ण है। क्लियर है बच्चों? और देखिए, जो इनके प्रश्न उत्तर की मैं अगर बात करूं बच्चों, तो जितना भी आपका प्रश्न है, जितने भी आपके चैप्टर में प्रश्न दिए होंगे, उनके उत्तर आपकी जो मैं आप तक पढ़ा चुका हूं उसमें ही निहित है। अगर आपने चीजें समझी होंगी तो आपको बहुत अच्छे से आपका साफ स्पष्ट हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर में इस जो हमारा प्रश्न है इसका उत्तर क्या है बच्चों। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना दूसरा चैप्टर बच्चों। पहला हम लोग अपना कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए ध्यान दीजिए सभी आप लोग। तो बच्चों, हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था अध्ययन का पार्ट रहेगा बच्चों। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो आजादी का वो दशक हम लोग आपका देख रहे थे, जिसके अंदर हमने 1947 से पहले का इतिहास पढ़ा कि उसके इतिहास के अंदर ऐसी कौन सी चीजें थी जो हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी। अब हम अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था में एक दौर पढ़ेंगे 1950 से लेकर 1990 के बीच का, यानी कि इस टाइम पीरियड के अंदर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर क्या है, आइए बच्चों हम लोग इसकी देखने की वो करते हैं कोशिश। ध्यान दीजिए आप लोग सभी एक बार। देखिए, इस पाठ के अध्ययन के बाद आप भारत की पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को जानेंगे। कि जब आप ये लोग चैप्टर पढ़ लेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि जो भारत में पंचवर्षीय योजना थी बच्चों, क्या थी? पंचवर्षीय योजना। आपको पता लगेगा कि आखिर में पंचवर्षीय योजना है क्या, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा। बस 1950 से 1990 तक विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कृषि उद्योग में अपनाई गई विकास की नीतियों को समझेंगे। यानी कि 1950 जब हमारा देश आजाद हो गया उसके बाद और 1990 के बीच में जो भी हमारे जितने भी क्षेत्र थे बच्चों, चाहे उसमें एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे हमारा ट्रेड हो, व्यापार हो, इनके बीच कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें व्यापार विकास वृद्धि हुई और किस प्रकार की नीतियां अपनाई गई, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो गया? और एक नियमित अर्थव्यवस्था के गुण और सीमाओं की विवेचना करेंगे। तो ये सब चीजें हैं जो हमें आपका क्या करनी है बच्चों, इस अपने अर्थव्यवस्था के अंदर हमें ये सब चीजें आपकी देखनी है। चलिए अब शुरू करते हैं। अब जो भी होगा बच्चों, इससे आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें भी एक आपका कोटेशन दिया गया है। क्लियर हो गया? इस कोटेशन को पढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें क्या कोटेशन है। भारत में योजनाओं का मुख्य उद्देश्य, देखिए ये कह रहा है जो भी योजना है उनका जो मुख्य उद्देश्य है, यानी कि उनका मोटिव क्या है, उनका गोल क्या है, विकास की एक ऐसी प्रक्रिया आरंभ करना है। यानी कि हमें कुल मिलाकर जो भी हमारी योजना बनेगी बच्चों, उसका हमें क्या करना है, एक ऐसी प्रक्रिया अपनानी है जिससे क्या हो, एक विकास की प्रक्रिया हो। यानी कुल मिलाकर हमें अल्टीमेटली विकास पे क्या देना है, डेवलपमेंट पे ध्यान देना, जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए। यानी कि जो हमारा रहन सहन का स्तर है, जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है बच्चों, उसको क्या करें, ऊंचा उठाए, तथा लोगों के समृद्ध और वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराएगी।
यानी कि कुल मिला के हम इस प्रकार की विकास की नीति अपनाएंगे, ऐसी प्रक्रिया अपनाएंगे बच्चों जो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा करे, हमारे समृद्धि लाए और हमको विकास देने वाली हो। हम ऐसी योजना अपनाएंगे। क्लियर हो गया? और ये योजना थी आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्लियर हो गया बच्चों? कौन सी बच्चों? प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसको फोकस किया गया। तो देखिए, जब भी हम पहला चैप्टर आपका पढ़ रहे थे तो तभी एक हमने कोटेशन पढ़ी। उस हमें कोटेशन के अंदर आप ये देखिए, उसमें भी एक चीज हमें समझाई गई थी कि आखिर में इस चैप्टर के अंदर क्या मीनिंग समझाने की कोशिश करा गया। और वैसे ही सेम बच्चों इस चैप्टर नंबर 2 में ये समझाने की कोशिश करी गई है कि आखिर में जो हम पूरा चैप्टर किसके लिए पढ़ेंगे, तो हम विकास की प्रक्रिया को ही ध्यान में रखकर पढ़ेंगे। और वो किसके लिए होगी बच्चों? हमारे लिए। और उससे क्या होगा, जो हमारा जीवन है और जो हमारे जीवन में रहन सहन में किस प्रकार विकास होगा, हम किस प्रकार ऊंचाइयों को छूओगे, ये सब चीजें हमें देखनी है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे ध्यान देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ आया हो। ठीक है, चलिए अब कुछ इस प्रकार देखते हैं। देखिए, सबसे पहले दिया है आपका परिचय। और फिर जैसे कि हमने आपका पहले भी पढ़ा था, जो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ रहे थे, इसमें भी परिचय देखते हैं हम लोग परिचय को। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात उदित हुआ। देखिए 15 अगस्त 1947 को क्या हो गए बच्चों, हम लोग आजाद हो गए। और देखिए, जब आपने किसी व्यक्ति ने 200 साल की गुलामी झेली हो और उस दिन सुबह उठे और उसको ऐसा फील होए कि आज तो हम बिल्कुल आजाद है, एक नया सवेरा हमारे जीवन में जगह है बच्चों, तो कुछ ऐसी प्रकार की आपकी फीलिंग थी, संवेदना थी। क्लियर हो गया? अंततः 200 वर्ष के ब्रिटिश शासन के बाद हम अपने भाग्य के विधाता बन गए थे। यानी कि 200 वर्षों के बाद, देखिए बच्चों, एक बहुत लंबा ऐसा समय था जो हमने अपने ट्रैवल किया। और कौन सा ट्रैवल था? औपनिवेशिक शासन काल का, जब हम अंग्रेजों को गुलाम रहे। और देखिए कि जब हम 200 वर्षों के बाद हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, तो हम क्या बन गए? अपने भाग्य विधाता। बच्चों कैसे बन सकते हैं भाग्य विधाता, या फिर क्यों लिखा इस लाइन को भाग्य विधाता बनने का? उसका ये कारण था बच्चों कि जब हमारा देश आजाद हो चुका है, सारी नीतियां हमारे अनुसार हैं, हम चीजें अपने अनुसार चीजों को व्यापार ट्रेड कर सकते हैं, सब चीजें हमें समानता के। लोग अंग्रेजों को गुलाम थे, तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि उनकी किस प्रकार की नीति थी, वो क्या चाह रहे थे और हम किस स्तर का जीवन जी रहे थे, वो हमने पहले चैप्टर के अंदर हमें पूरे बहुत अच्छे से देखने को मिला। अब देखिए, हम बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चों, हमारे अंदर हम अपने को ही डेवलपमेंट करने के लिए हर सार्थक प्रयास करेंगे। सार्थक जितने भी होंगे हम सारा प्रयास करेंगे, ताकि क्या हो उससे बच्चों, हमारा विकास हो, हमारे राष्ट्र में हमारा योगदान हो सके। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। अब राष्ट्र के नव निर्माण का कार्य हमारे अपने हाथों में था। यानी कि जो हमारा राष्ट्र है, यानी कि जो हमारा देश है, अब उसका नव निर्माण यानी कि नए तरीके से उसका निर्माण करना है। और जो उसका कार्य है बच्चों, वो किसके हाथों में है? हमारे हाथ। अपने देश को किस प्रकार से डेवलप करना है, किस प्रकार से समृद्ध बनाना है, इस सब की नीतियां किसके हाथ में है बच्चों? तो बताइए बच्चों, किसके हाथ में है? तो हमारे हाथ में है। क्योंकि अब देखिए, आप जितनी भी पॉलिसियां हैं उसे कौन बनाएगा बच्चों? हम ही तो बनाएंगे, और थोड़ी ना बनाएगा कोई। क्लियर हो गया? तो ये सब चीजें क्या होगी? हमारा स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ यह भी तय करना था कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी। अब देखिए बच्चों, ये भी देखिए, आप लोग पहले ध्यान दीजिए इसमें क्या कर रहा है। सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है कि कौन सी आर्थिक प्रणाली हमारे देश के लिए उपयुक्त रहेगी। अब इस आर्थिक प्रणाली के अंदर अगर मैं आपको बात करूं बच्चों, तो सामान्य रूप से 3 ही आर्थिक प्रणालियां हमें देखने को मिलती हैं जिससे किसी देश की नीति बनती है। या तो बच्चों आपका पूंजीवाद, क्लियर हो गया, या तो आपका समाजवाद, या मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप ऐसे मान सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए, अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें बच्चों, थोड़ा मैं आपको समझाना चाहूंगा भले ही, ताकि आपको चैप्टर पूरे से लिंक आए कि आखिर में वो कौन सी जो आर्थिक प्रणाली की बात कर रहा है, कि आखिर में जो हमारा देश है, उस देश के लिए सबसे अच्छी कौन सी आर्थिक प्रणाली रहेगी। तो वो कौन सी प्रणालियां हैं जो उनसे हमें अपनानी है। तो बच्चों मैंने उसका आपको एग्जाम्पल दिया। उसमें एग्जाम्पल मैंने आपको 3 चीज बताई। आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम कैपिटलिस्ट बोलते हैं, कैपिटलिस्ट आपका इकोनॉमी। एक आपकी समाजवादी होती है कि समाजवादी
अर्थव्यवस्था किस प्रकार की होती है, आपकी सोशलिस्ट, और बच्चों आपके मिश्रित यानी कि आपकी मिक्स इकोनॉमी क्या होती है। ये 3 एग्जाम्पल है। आप अगर देखेंगे तो मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि चाइना हमें समाजवाद की समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक देश मिला उदाहरण के रूप में, उसी प्रकार यूएसए को हमने देखा था आपका पूंजीवाद के रूप में हमें एक देश मिला, और भारत हमें क्या मिला, आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूप मिला। अब हमारे सामने सबसे बड़ी ये समस्या थी, या ये थी कि अब हम अपने देश के लिए कौन सी आर्थिक प्रणाली अपनाएं, पूंजीवाद अपनाएं, समाजवाद अपनाएं, या फिर आपका मिश्रित अपनाएं। इन तीनों में से हमें किसी एक को अपना था बच्चों। क्लियर हो गया? और ये कहना चाह रहा है कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त रहेगी। अब ये देखना था कि जो हमारा देश है वो कौन सी आर्थिक प्रणाली के लिए उपयुक्त बैठता है। क्लियर हो गया? अब देखते हैं, जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेगी। अब उन्होंने कहा कि हमें ऐसी नीति बनानी है और उस नीति के अंदर यह ध्यान रखना है कि जो वो कार्य करेगी वो कुछ लोगों के ऊपर आपका केंद्रित नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? वो किसके ऊपर होना चाहिए? सर्वजन कल्याण, यानी कि सबके कल्याण की बात होनी चाहिए। यानी कि ऐसी पॉलिसी अपनानी, हमें ऐसी नीति अपनानी है, उस नीति के अंदर सबके कल्याण की क्या होनी चाहिए बच्चों? बात होनी चाहिए। यानी कि सबके कल्याण का हित उसके अंदर समाहित होना चाहिए। हमें ऐसी आर्थिक क्या अपनानी है? तो आपकी पॉलिसी अपनानी है। क्लियर हो गया? तो सभी लोग आप ध्यान दीजिए कि हमारी जो आर्थिक पॉलिसी होगी वो कैसी होगी? सबके लिए होगी, जिसमें क्या हो, सबका हित छुपा हो, सबके कल्याण के लिए आपका क्या करे बच्चों? कार्य करे। तो हमें ऐसी प्रणाली अपनानी है। अब देखते हैं कौन सी अपनाएंगे हम, आपको समझ आएगा जब हम लोग अपना आगे बढ़ेंगे। विभिन्न स्तर की आर्थिक प्रणालियां हो सकती हैं। कह रहा है कि ऐसी बात नहीं है कि ये जो मैंने बताई ये भी प्रणाली है बच्चों। देखियो, जो मैंने आपको तीनों बताई हैं ये तो एग्जाम्पल है। जो आज जितने भी टॉप मोस्ट आपके वर्ल्ड कंट्री हैं उनके अंदर ये ही, जितना भी भारत है, चाहे भारत हो या कोई भी देश हो, ये 3 ही जो मैंने आपको प्रणाली बताई है, तो आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित, इन 3 ही जो आपकी व्यवस्था यही हमारे पूरे वर्ल्ड ने अपनाई है। चाहे किसी ने आपकी पूंजीवादी अपनाई हो बच्चों, चाहे किसी ने समाजवाद अपनाया हो, और चाहे किसी ने मिश्रित अपनाई हो। क्लियर हो गया? उसमें कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणाली हो सकती है बच्चों। क्लियर हो गया? उसने कह रहा है कि बॉक्स बताया गया है आपका 2.1 पर। आगे देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का कीर्तिमान सबसे अच्छा लगा। देखिए, जो पंडित आपके जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हें क्या हुआ कि समाजवाद का जो आपका प्रतिमान था, यानी कि जो समाज जो हमारी समाजवाद था, यानी कि उन्हें समाजवाद बहुत अच्छा लगा। क्या कि हम क्या करें, जो अपने आपका देश के लिए कौन सी प्रणाली अपनाएं? हम अपनाते हैं समाजवाद। और ये आपका किसे अच्छा लगता बच्चों? तो जो आपके पंडित जवाहरलाल आपके नेहरू थे, उन्हें समाजवाद की आर्थिक प्रणाली सबसे अच्छी लगी। किंतु वे भी भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे जिसमें उत्पादन के सभी संसाधन खेत और कारखानों सरकार के स्वामित्व के अंदर थे। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि जो समाजवाद की व्यवस्था थी वो नेहरू जी की तो पसंद थी कि भाई जो समाजवाद है वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उस समाजवाद की अर्थव्यवस्था में एक उन्हें खामी दिखाई दी बच्चों, आपकी कमी दिखाई दी। वो क्या कमी दिखाई दी? क्योंकि जो सोवियत संघ है, यानी कि जो आपका रूस है, पहला, अब बच्चों सोवियत संघ नहीं रचा, अब हम केवल रूस पढ़ते हैं क्योंकि उसका डिवाइड हो गया, तो अब उसे हम केवल रूस पढ़ते हैं। लेकिन उस समय का इसमें लिखा ना भूतपूर्व आपका सोवियत संघ, यानी कि वर्तमान में अब रूस या रसिया आप बच्चों समझ सकते हैं बिल्कुल। जो आपका रसिया है, तो रसिया में कौन सी नीति चल रही थी? आपकी समाजवाद की। अब नेहरू जी को तो समाजवाद बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके अंदर जो आपकी नीति थी, उसकी नीति में ऐसी चीजें थी जो जिसके वो आपके नेहरू जी क्या नहीं थे बच्चों? पक्षधर नहीं थे। यानी कि कुछ ऐसी चीज थी जो आपको नेहरू जी के उसमें पसंद नहीं थी या उसके वो पक्षधर नहीं थे। आप देखते हैं कौन सी चीजें, जैसे जिसमें उत्पादन के सभी संसाधन, यानी कि जो भी आपका प्रोड्यूस होगा, जो भी उत्पादन होगा, खेत हो या कारखाने, सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत थे। यानी कि चाहे कोई वस्तु का उत्पादन करना हो, कोई खेत में अनाज उगाना हो, किसी प्रकार का कोई भी खाद्यान्न उगाना हो, ये सबका स्वामित्व किसका रहेगा? सरकार का रहेगा। तो ये उन्हें कमी दिखाई दी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब चीजों पर सरकार का स्वामित्व होना नहीं चाहिए। तो अब हम यही समझ रहे हैं
कि जो सबसे पहले हमारे सामने समाजवाद का प्रतिमान हमें दिखाई दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को उस टाइम पसंद आया, उन्हें सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने इस नीति में केवल एक चीज अच्छी नहीं लगी, उनके सामने थी कि जो भी आपके, चाहे आपका खेत हो या आपके कारखाने, उन पे मालिकाना हक, बच्चों स्वामित्व का मतलब होता है मालिक, ये स्वामित्व का जो हक है ये किसके अंदर रहेगा? सरकार के स्वामित्व में। किसके बच्चों? सरकार के। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, इतना क्लियर है बच्चों? क्या कर सकते हैं? अंडरलाइन। तो यानी कि उनको क्या कमी खली इसके अंदर, जो ये ऐसी नीति थी कि सारा स्वामित्व किसके पास जा रहा है? सरकार का। इसलिए उन्हें क्या दिखाई दी? ये एक आपकी बहुत बड़ी कमी उसमें दिखाई दी, या इसलिए वो उसके पक्षधर नहीं थे। आगे देखते हैं। कोई निजी संपत्ति नहीं थी, यानी कि इसके अंदर कोई भी व्यक्ति के पास अपनी निजी संपत्ति नहीं हो सकती थी। आप एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि आप कार नहीं ले सकते थे, या फिर जो भी थी आपको सरकार से ही लेनी पड़ेगी। आप अपना स्वामित्व, मतलब अपनी जो पर्सनल संपत्ति होती है वो नहीं है, वो सब सरकार की थी। तो नेहरू जी इसके ये जो नीति थी कि जो सब कुछ स्वामित्व होगा, सब कुछ मालिकाना हक होगा, वो सरकार का होगा, तो आपके नेहरू जी इस नीति के आपके पक्षधर नहीं थे। जबकि जो समाजवाद की कुछ अच्छी नीतियां थी कि समाज को बढ़ावा देना है जैसी चीजें, उसके वो बहुत ज्यादा आपके पक्षधर थे। बच्चों क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के भू स्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं था। अब ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार रूस ने या आपके रसिया ने अपने देशों में जो संपत्ति थी उसको परावर्तित कर दिया, तो भारत में ऐसा संभव नहीं था। क्योंकि जब भारत का लोकतंत्र थे, क्लियर हो गया बच्चों, भारत जैसे देश के अंदर जो आपके सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों के लिए भू स्वामित्व के प्रतिमान तथा अन्य संपत्ति को परावर्तित कर पाना संभव नहीं था। यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं था कि जितनी भी संपत्ति हो वो सारी व्यक्ति से हटकर सरकार के ऊपर हो जाए। ये क्या नहीं था? भारत में ये संभव नहीं था। और अगर संभव नहीं था तो जाहिर सी बात है ये नीति लागू तो होने वाली नहीं थी बच्चों। क्लियर हो गया? तो मैं उम्मीद करता हूं इतना आपको अब तक समझ आया होगा कि आखिर जो मैंने आपको बताया है। क्लियर है बच्चों? तो इतना आपको समझ आया होगा कि अब तक हमने यही पढ़ा कि आखिर में हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी आर्थिक प्रणाली हमारे लिए सबसे उपयुक्त होगी, और उसमें हम समाजवाद को आपका देख चुके हैं और उसकी क्या स्थिति है। हमने सोवियत संघ से आपकी क्या करी है बच्चों, एक छोटी सी हमने उसका आपका तुलनात्मक अध्ययन किया है। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं और चिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद तथा समाजवाद के अतिवादी व्याख्यान के किसी विकल्प की खोज की। अब ये कह रहा है कि बच्चों जितने भी हमारे नेता थे, कौन थे बच्चों? आपके नेता, और जो हमारे चिंतक थे, यानी कि जो हमारे देश की कौन सी हम आर्थिक प्रणाली अपनाएं, जो उस पर जो आपके रिसर्च कर रहे थे, आप ऐसे मान लीजिए जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने मिलकर भारत के लिए एक नव स्वतंत्र भारत के लिए, जो हमारा देश आजाद हुआ था बच्चों, पूंजीवाद तथा समाजवाद के अतिवादी व्याख्यान के किसी विकल्प की खोज की। कह रहे कि यार ऐसा विकल्प होना चाहिए, ना तो पूंजीवाद हो ना आपका समाजवाद हो, एक नए विकल्प की खोज की। बुनियादी तौर पर यद्यपि उन्हें समाजवाद से सहानुभूति थी। ये कह रहे कि जो आपका समाजवाद था बच्चों, उस समाजवाद से क्या थी? उन्हें सहानुभूति थी। वो मानते थे कि जो समाजवाद की थ्योरी है वो कहीं ना कहीं क्या है बच्चों, अच्छी है। यानी कि उन्हें समाजवाद को क्या लगता था बच्चों? उन्हें समाजवाद अच्छा लगता था। यानी आप ये कह सकते हैं कुल मिलाकर उन्हें समाजवाद से क्या थी बच्चों? सहानुभूति थी। फिर भी उन्हें ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जो उनके विचार में समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त थी। यानी कि कुल मिलाकर आप ये देख सकते हैं ऐसी प्रकार की आर्थिक प्रणाली अपनाई गई जो क्या थी बच्चों? समाजवाद, है ना बच्चों, समाजवाद की श्रेष्ठ विशेषताओं से युक्त थी। यानी कि हमने ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जिसमें क्या थी? केवल समाजवाद की अच्छाई थी। जो उसकी विशेषता होती है ना बच्चों, देखिए अगर जो भी आपकी चीज है
तो जितना अगर कुछ इसमें आपकी नकारात्मक चीजें होंगी, आपकी निगेटिव चीजें होंगी, और कुछ इसमें पॉजिटिव चीजें होंगी, तो ये सब चीजें हमें दिखाई देती हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये हमने देखी, क्लियर है? तो इतना हम देखें कि हमने क्या अपनाई, समाजवाद की अच्छी नीति ही हमने अपनाई। क्लियर हो गया? किंतु कमियों से मुक्त थी, और जो हमने नीति अपनाई वो क्या थी? कमियों से मुक्त थी। इसके अनुसार भारत एक ऐसी समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रों में क्षेत्रक एक सशक्त क्षेत्रक होंगे, जिसके अंतर्गत निजी संपत्ति और लोकतंत्र का क्या होगा? भी स्थान होगा। यानी कि बच्चों कुल मिलाकर आप देख सकते हैं जो हम नीति अपना रहे हैं वो नीति ऐसी होगी, उस नीति के अंदर क्या होगा बच्चों? समाजवाद की चीजें भी होंगी, और साथ में निजी संपत्ति और लोकतंत्र की क्या होगी? स्थान भी होगा बच्चों। क्लियर हो गया? तो बच्चों आज हमने यही देखा अपने चैप्टर में कि आखिर में हमारे देश के लिए कौन सी आर्थिक प्रणाली उपयुक्त थी, और उस आर्थिक प्रणाली में हमने बच्चों समाजवाद का अध्ययन किया, और उस समाजवाद के अध्ययन में हमने समाजवाद रूस को हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया, और हमने उसकी अंदर की कमियां और विशेषताओं को देखा, और हमने एक ऐसा रास्ता निकाला कि हम समाजवाद तो अच्छा है, हम उसकी विशेषताओं को लेंगे, ना कि उसकी जो कमी है उनको। और हमने इतना अब तक जो पढ़ा, हमने केवल यही कोशिश करी कि हम समाजवाद को समझ सकें, या फिर कौन सी ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसको हम अपना रहे हैं बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको समझ आया होगा, और बच्चों एक बार आप घर जाकर जरूर पढ़िए। क्लियर है? और आपको मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।